So we solved 4 examples on Newton's second law of motion. Now we will start with a new topic, and the new topic is called as free body diagram. What is the name of the new topic? Tell me. Free body diagram. One of the very important topics of laws of motion. Free body diagram. अब फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस वगैरह शुरू करने से पहले 3 फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो हमको पढ़ना चाहिए. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज वेट, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. दूसरा है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और तीसरा है जिसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स. ठीक है. कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस हैं? वेट, नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अब जैसे मान लो दिस इज अ ग्राउंड एंड ऑन दिस ग्राउंड यू हैव समवन स्टैंडिंग. ठीक है. अब इस तरह से खड़े हो. ये जो भी इंसान है उस इंसान के पास खुद का मास होगा. सो लेट्स से मास इज m. मास का यूनिट क्या होता है? kg. अब जब कोई एक इंसान कहीं पर भी है तो ग्रेविटी, अर्थ आपको नीचे पुल करता है. तो वो जो नीचे पुल हो रहा है इस फोर्स को आप क्या कहते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? वेट, जिसका फॉर्मूला होता है दिस m इंटू जी. W इज इक्वल टू mg. ये तो शायद स्कूल में भी किया होगा. g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप रफली 10 लेके सॉल्व कर लेते हो. डू यू गेट इट? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वेट दैट वी आर स्टडीइंग हियर? याद रखना है आपको, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट कैसा होता है? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये जो लड़का था वो एक फ्लैट ग्राउंड पे खड़ा है ना. इस ग्राउंड को अगर मैं थोड़ा सा एंगल पे भी कर देता, जैसे मान लो कोई पहाड़ चढ़ रहा है थोड़ा सा एंगल पे, ये है ना आपका नॉर्मल फ्लैट लाइन. तो मान लो अगर ऐसा कोई सरफेस है एंगल पे, और अगर ये लड़का इस जाके एंगल पे भी खड़ा हो गया, तब भी ग्रेविटी उसको कहाँ पुल करेगा? ऑलवेज वर्टिकली. मतलब इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी नीचे ही है. आपकी सरफेस फ्लैट हो या एंगल पे हो, उससे ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ग्रेविटी हमेशा आपको कहाँ खींचेगा? W इज इक्वल टू mg. अच्छा, वैसे इस W का यूनिट क्या होगा? न्यूटन. फोर्स है ना. वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. आर यू गेटिंग इट? तो W का फॉर्मूला क्या? mg. फ्लैट सरफेस है तब भी mg नीचे, ये एंगल पे है तब भी ग्रेविटी कहाँ लगेगी? नीचे. डू यू गेट इट? ओके. तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझ पर भी तो ग्रेविटी असर कर रही है. कहाँ? ना, वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. तो ग्रेविटी मुझे कहाँ खींच रही है? नीचे. तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे गिर क्यों नहीं जा रहा? वेयर इज ग्रेविटी पुलिंग मी? तो मैं गिर जाना चाहिए नीचे, बट नहीं गिर रहा. क्यों? मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ वो स्टेज एक फ्लोर पे है, और फ्लोर ने स्टेज को बचाया हुआ है. स्टेज मुझे बचा रहा है, तो मैं गिरूंगा नहीं. क्यों नहीं गिरूंगा? क्योंकि नॉर्मल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है दैट वी नीड टू लर्न. एग्जाम्पल 1, ये सेम एग्जाम्पल. व्हाट इज दिस? इट इज योर स्टेज, ग्राउंड ना, एंड देन आई एम स्टैंडिंग हियर. आई हैव अ मास ऑफ m. वेयर इज ग्रेविटी ट्राइंग टू पुल मी? तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट मुझे कहाँ पुल करेगा? नीचे. तो mg आएगा नीचे. लेकिन मैं नीचे नहीं गिर रहा क्योंकि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? एक स्टेज पे. और वो जो सरफेस है वो मुझे नीचे से क्या देगा? नॉर्मल फोर्स देगा.
और ये नॉर्मल फोर्स इस वेट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। आर यू गेटिंग इट? अब जैसे मान लो मैं विंडो पे खड़ा हूं और अगर मैं विंडो से एक कदम आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा, जैसे ही विंडो से एक कदम आगे बढ़ाओगे, अब नीचे कोई सरफेस नहीं है ना, तो नीचे अगर कोई सरफेस नहीं है तो अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है फिर मुझे कहां खींचा जा रहा है, तो फिर मैं नीचे गिर जाऊंगा। आर यू गेटिंग इट? तो अगर आपके पैरों के नीचे सरफेस है तो सरफेस से आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और अगर वो सरफेस उतना सक्षम है कि आपको नॉर्मल रिएक्शन उतना तो दे पाए कि आपके एमजी को क्या कर सके, मैच कर सके, वो कैपेसिटी भी चाहिए। अब मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूं, दिस इज अ वेरी सॉलिड स्टेज, लोहे का बना हुआ स्टेज है, इसके ऊपर मैं खड़ा रह सकता हूं। तो मेरा जो एमजी है ना, ये लोहे का स्टेज उसको क्या दे सकता है, नॉर्मल दे सकता है। आर यू गेटिंग इट? बट मान लो मैं खड़ा हूं एक कागज के बने हुए स्टेज पे, कागज का बना हुआ स्टेज, या फिर मान लो अगर मैं पानी की सरफेस पे खड़े रहने जाऊं तो क्या होगा, मेरा एमजी तो है बट पानी आपको उतना नॉर्मल रिएक्शन दे पाएगा क्या, तो फिर आप घुस जाओगे अंदर। आर यू गेटिंग इट? अगर एक अमेज़ॉन से पार्सल वार्सल मंगवाते हो तो जो बॉक्स आता है ना, वैसे अगर बॉक्स का बना हुआ स्टेज है उसके ऊपर जाके खड़ा रहूं तो गिर जाऊंगा नीचे, टूट जाएगा वो स्टेज। क्यों? मेरा एमजी है बट वो बॉक्स में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मुझे उतना नॉर्मल रिएक्शन दे सके जो मेरे एमजी को बैलेंस कर सके। पानी की सरफेस पे जाके खड़े हो गए तो आपका एमजी तो लगेगा नीचे, बट पानी में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको क्या दे सके, नॉर्मल रिएक्शन दे सके। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ओके। अब नॉर्मल फोर्स के बारे में आपको क्या पढ़ना है, जैसा आपने यहां पर पढ़ा वेट इज व्हाट, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, वैसे नॉर्मल फोर्स क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ऑलवेज कैसा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहां पर आपकी सरफेस कैसी है, एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल ना, तो नॉर्मल कैसा आया, वाई एक्सिस पे। बट अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये देखो ये जो एग्जांपल है वो यही है, तो ये एग्जांपल वापस लेता हूं। तो अगर मैंने अब सरफेस कैसा कर दिया, एंगल पे कर दिया। आर यू गेटिंग इट? मान लो एक पहाड़ चढ़ रहे हो आप, पहाड़ की सरफेस ऐसा थोड़ा एंगल पे होगी ना, सेम लड़का यहाँ पर आया, अब वो ऐसे खड़ा है, कैरेट, वेयर इज द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसको तो हमेशा mg किधर लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। डू यू गेट इट? वेट इज इक्वल टू mg। लेकिन नॉर्मल फोर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब यहां पर आपका सरफेस कैसा था, हॉरिजॉन्टल, तो उससे परपेंडिकुलर कैसा आया, वर्टिकल। यहां पर आपकी सरफेस ही कैसी है, एंगल पे, तो इसको परपेंडिकुलर कैसा बनेगा। आर यू गेटिंग इट? सो ऑन दिस बॉडी नॉर्मल इज दिस। आर यू गेटिंग इट? ये याद रखना है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? ओके। और तीसरा क्या है, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का मतलब क्या, एग्जाम्पल से ही समझता हूँ। अब इन दोनों एग्जाम्पल में हमने ये जो लड़का था उसको कहाँ पर खड़ा रखा है, फ्लोर पे, सरफेस पे। अब मान लो सरफेस नहीं है, अब है सीलिंग, सीलिंग से लटक रही है एक रस्सी। आर यू गेटिंग इट? सीलिंग से एक रस्सी आ रहा है, तो रस्सी का एक कोना मैंने यहाँ पर बांध दिया है, रस्सी अपने दूसरे कोने से फ्री है, ठीक है। अब ये जो लड़का है ना, उसके नीचे से हम ये स्टेज हटा देंगे, सरफेस हटा देंगे, तो नीचे गिरना चाहिए। बट मैं क्या करता हूँ, इस लड़के को अलाउ करता हूँ, इफ़ ही वॉन्ट्स, वो इस तरह से ये रस्सी को पकड़ सकता है। दिस इज़ द बेस्ट आई कुड ड्रॉ। इससे वो अभी यहाँ पे लटक रहा है। अब मुझे बताओ, नीचे सरफेस हटा के मैंने यहाँ पे रस्सी डाल दी, तो क्या ग्रेविटी गायब हो गई? नहीं। मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी लगेगा। सो ऑन दिस बॉय वी स्टिल हैव व्हाट, टेल मी, ग्रेविटेशनल फोर्स वी स्टिल हैव। आर यू गेटिंग इट? लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कौन देता है, सरफेस। अब यहाँ पे तो सरफेस है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, रस्सी। तो वो जो नॉर्मल का काम रस्सी करेगी, और रस्सी के फोर्स को हम बोलते हैं
टेंशन। आर यू गेटिंग इट? रस्सी के फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? तो टेंशन के बारे में याद रखो, इट इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। इट इज ऑलवेज व्हाट? अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? रस्सी यहाँ पे वर्टिकल है ना, तो टेंशन भी कैसा होगा? वर्टिकल ही होगा। डू यू गेट इट? यहाँ पे इस लड़के को बैलेंस किसने किया? तो नॉर्मल इज इक्वल टू डब्ल्यू। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पर आप नहीं लिख सकते नॉर्मल इज इक्वल टू डब्ल्यू। अरे यार ये तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, ये थोड़ी अपोजिट है। देखो ये थोड़ा एंगल पे जा रहा है। इसके लिए अगर आप देखोगे, ये देखो इसका लाइन ये है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि mg और नॉर्मल अपोजिट है। आर यू गेटिंग इट? तो मैं बोलूँगा यहाँ पे नॉर्मल और mg सेम नहीं है, बट यहाँ पे नॉर्मल और mg कैसे हैं? सेम। यहाँ पर रस्सी पे लगने वाला टेंशन और mg कैसा है? सेम है। डू यू गेट इट? आ रहा है समझ में? तो कितने टाइप के फोर्सेस हमने पढ़े? टेल मी विच 3? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको क्या समझना है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और आपका सरफेस चाहे फ्लैट हो चाहे एंगल पे हो, जैसे ही ऊपर कोई बॉडी आएगी, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई चीज़ रखी हो, ग्रेविटी हमेशा कहाँ पर पुल करेगा? नीचे। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। जो भी बॉडी का मास हो इंटू g। g की वैल्यू होती है 9.8, हम हमारे कन्वीनियंस से 10 ले सकते हैं। m फॉर मास, यूनिट इज kg, w इज न्यूटन, बिकॉज वेट इज अ फोर्स, तो उसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। ये समझा? अब जैसे ही आप सरफेस को पढ़ोगे, नीचे क्या आएगा? mg। तो आप ऐसा नीचे तो नहीं घुस जाते। अब जैसे मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं अंदर घुस गया, बट अगर मैं पानी पे जाके खड़ा रहूँ तो पानी पे जैसे ही आप एक कदम रखोगे अंदर गिरोगे। क्यों अंदर गिर रहे हो? स्टेज जो है वो आपको क्या देता है? नॉर्मल रिएक्शन। वो एक पानी नहीं दे पाएगा आपको। इसका मतलब क्या? जब भी किसी सरफेस पे हम किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसका ग्रेविटी किधर एक्ट करेगा? नीचे। बट सरफेस आपको क्या देगा? नॉर्मल रिएक्शन। आ रहा है समझ में? एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पर आपको एक कांच का टेबल दिख रहा है, शेल्फ, उसके ऊपर मैंने मोबाइल रखा हुआ है। तो एक कांच का शेल्फ है, उसके ऊपर मैंने मोबाइल रखा हुआ है। तो मेरे मोबाइल का जो वेट है, अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये कांच का शेल्फ है, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या रखा है? मेरा मोबाइल। आर यू गेटिंग इट? वेयर इज द वेट ऑफ द मोबाइल एक्टिंग? तो W इज इक्वल टू mg। ये है मेरे मोबाइल का वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहाँ पर कोई रस्सी वस्सी तो नहीं है ना, तो इधर टेंशन पड़ने की ज़रूरत। तो ये मोबाइल नीचे क्यों नहीं गिर रहा? अगर ग्रेविटी इस मोबाइल को नीचे खींच रही है तो मोबाइल नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि मोबाइल एक कांच के ऊपर रखा हुआ है और वो कांच क्या कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। क्या इस कांच में उतनी ताकत है, उतनी कैपेसिटी, उतनी क्षमता है कि ये वाला नॉर्मल इस W mg को बैलेंस कर पाए? हाँ, इसलिए मोबाइल वहां पर पड़ा हुआ है। अच्छा, उस मोबाइल को हटा के मैं अगर उधर खड़ा हो जाऊं तो प्रॉब्लम क्या होगा? मेरा mg मोबाइल की तुलना में बहुत ज्यादा है। कांच उतना सक्षम नहीं है कि उतना नॉर्मल रिएक्शन दे पाए, फिर ये टूट जाएगा। और जैसे ये टूटा, मैं तो नीचे गिरा ना, तो खींच लिया ग्रेविटी ने मेरे को नीचे। डिड यू गेट इट? उस कांच पे और 10 मोबाइल रख सकता हूं मैं, तो 10 मोबाइल रखने पे W जो mg है वो 10 टाइम्स बढ़ गया। तो कांच उतना सक्षम है कि 10 टाइम्स नॉर्मल भी दे सकता है, बट मेरे वजन को नहीं बैलेंस कर सकता वो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो अगर आपकी सरफेस में उतनी कैपेसिटी है कि वो उतना नॉर्मल बना पाए जितना आपका mg है, तो बॉडी वहां पे रहेगी। नहीं तो वो क्या होगा? सरफेस टूटेगा, बॉडी नीचे गिर जाएगा। आर यू गेटिंग इट? हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी भी सरफेस टूटेगा नहीं। तो अगर आपको बोला है कि एक चीज़ को एक सरफेस पे रखा है, मतलब वो सरफेस उतनी सक्षम है कि भाई आपको उतना नॉर्मल दे देंगे जितना आपके mg को चाहिए। मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ वो स्टेज में उतनी कैपेसिटी है कि मेरे mg को क्या कर दे? नॉर्मल से बैलेंस कर दे। बट अगर यहाँ पे 10 हाथी खड़े हो गए तो ये स्टेज भी टूटेगा। बट वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। हेलो।
आ रहा है समझ में? ओके, तो ये हमने पढ़ा अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से मिलता है हमको? सरफेस से। बट फिजिक्स में हर बार सरफेस नहीं होती, कई बार आप बॉडी को mg को बैलेंस कर देते हो विद द हेल्प ऑफ अ, मतलब हर बार सरफेस नहीं चाहिए, रस्सी वस्सी भी तो है ना, लटक भी तो सकते हैं हम, या कहीं पे बांध भी तो सकते हैं कुछ चीज़ों को। इस केस में आपके वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? mg। वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? रस्सी पे आया हुआ टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का हिंदी में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो टेंशन फोर्स का मतलब होगा हिंदी में खिंचाव, खींचना। अगर एक रस्सी है मैं उसको पकड़ के ऐसे खींचता हूं तो रस्सी टाइट हो जाएगी, ये जो टाइट हुआ ना उसी को बोलते हैं रस्सी के ऊपर टेंशन है। आर यू गेटिंग इट? एक रस्सी ली, उसको मैंने पकड़ के खींचा, एक रस्सी ऐसा लूज रखा तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज वेरी लूज। लूज मतलब क्या? इस पे टेंशन नहीं है। इसको पकड़ के खींचता हूं मैं, एकदम टाइट हो गई है तो मैं क्या बोलूंगा? रस्सी पे ऑलरेडी टाइट है, इसको और खींचा, इसका मतलब क्या? टेंशन इंक्रीज हो रहा है। टेंशन क्या हो रहा है? टेंशन उतना ही इंक्रीज करेंगे हमारे सिलेबस में कि रस्सी टूटे ना। बहुत ज्यादा टेंशन दिया तो रस्सी टूट भी तो जाएगी। हम उस हद तक कभी नहीं जाने वाले। आपको सिलेबस का स्कोप समझ में आ रहा है? एक लिमिट के ऊपर का क्वेश्चन नहीं बन सकता कि इधर कोई खड़ा हो गया, स्टेज टूट गया तो क्या करूं? अभी रिपेयर करा लो और क्या, इस पे क्वेश्चन क्या सॉल्व करूं? आर यू गेटिंग इट? तो आपके सिलेबस का स्कोप क्या है कि भाई जब आप किसी चीज को इसके ऊपर रखोगे तो स्टेज टूटेगा नहीं, रस्सी पे टेंशन उतना ही बढ़ेगा कि रस्सी टूटेगी नहीं। आर यू गेटिंग इट? पक्का? टेंशन का मतलब समझ में आया आपको? रस्सी को खींचना। और एक चीज समझो, रस्सी को जब भी आप खींचते हो ना तो टेंशन पूरे रस्सी पे सेम होती है। खिंचाव जो होगा वो पूरे रस्सी पे सेम होगा। इमेजिन करो एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, दोनों के हाथ में एक रस्सी है, ठीक है? अब ये वाला जो लड़का है ना, ये रस्सी को खींच रहा है और ये वाला कुछ नहीं कर रहा है, ये खाली ऐसा पकड़ के खड़ा है। तो खींच कौन रहा है? ये लड़का। बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसी की तरफ वाली रस्सी टाइट होगी? रस्सी तो पूरी टाइट होगी ना। इसका मतलब क्या? पूरे रस्सी पे जो टेंशन होगा वो हमेशा कैसा होगा? सेम होगा। आर यू गेटिंग इट? सो ये याद रखो, ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। एंड दूसरा पॉइंट क्या है? टेंशन थ्रूआउट द स्ट्रिंग is always same. Are you getting it? और हमारे सिलेबस में जो रस्सी यूज होगी उस रस्सी का खुद का कोई मास नहीं लेंगे हम। All the strings that we will study will be what? Tell me. मतलब रस्सी का खुद का वजन नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये जो लड़का है ये है 50 किलो का, तो सीलिंग पे कितना वजन लग रहा है? तो आप क्या बोलोगे? 50 किलो मतलब क्या? 50 इंटू जी, जी इज 10, तो कितना हो गया? 500 न्यूटन। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है पता है? सीलिंग पे लड़के का वजन तो है ही, बड़ी रस्सी भी तो लटक रही है ना, तो सीलिंग पे एक्चुअल कितना वजन है? 500 प्लस थोड़ा सा रस्सी का मास। बट हमारे सिलेबस में हम क्या लेंगे? सारी रस्सियों को हम मासलेस लेने वाले हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सीलिंग पे वजन कितना है, तो आप रस्सी को इग्नोर करोगे, सिर्फ इस लड़के का वजन लिखोगे। डू यू गेट इट? पक्का? सो वन लास्ट टाइम बिफोर वी स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम, टेल मी व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू स्टडी? फ्री बॉडी डायग्राम के लिए 3 फंडामेंटली इंपॉर्टेंट फोर्सेस को पढ़ना जरूरी है। पहला फोर्स क्या है? वेट। वेट मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली, फर्क नहीं पड़ता सरफेस सीधा है या एंगल पे, वेट हमेशा आपको कहाँ खींचेगा? नीचे। ग्रेविटी हमेशा आपको नीचे ही खींचती है। सॉर्टेड? दूसरी चीज, वेट अगर आपको नीचे खींच रही है तो आप नीचे हमेशा घुस क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप जिस सरफेस पे खड़े हो वो सरफेस आपको क्या देता है? नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो यहाँ पे आपकी सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो उससे परपेंडिकुलर ऊपर आएगा। गेट इट? यहाँ पर आपका सरफेस एट एन एंगल है तो उससे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। गेट इट? ओके। और तीसरा क्या है? हमेशा सरफेस नहीं होती, कभी कभी रस्सी को भी हम पढ़ते हैं। तो रस्सी में क्या होगा? आपके वेट को बैलेंस कौन करेगा? रस्सी पे लगने वाला टेंशन।
नॉर्मल फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। टेंशन के बारे में हमने क्या पढ़ा? ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब क्या है? ये रस्सी कैसा है? वर्टिकल, तो आपने टेंशन भी कैसा बनाया? वर्टिकल। अगर रस्सी हॉरिजॉन्टल होता, रस्सी हॉरिजॉन्टल होता तो पहले दिखता कैसे वो समझते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो ये दीवार है, यहां से एक रस्सी बांधी और यहां से एक पुली है। लो, आर यू गेटिंग इट? एक 5 किलो का ब्लॉक मैंने लगा दिया, एक रस्सी पे बांधा, रस्सी को पुली से इधर दीवार पे बांध दिया। आर यू गेटिंग इट? अब आपकी रस्सी कैसी है? इस हिस्से में वर्टिकल, बट इस हिस्से में, तो अब मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि 5 kg बॉडी इज, व्हाट इज द वेट? 5g ना। अरे m kg को आप mg लिखते हो, तो 5 kg को मैं क्या लिखूंगा? 5g। 5g इज 50। यहाँ पर देखा तो टेंशन कैसा आएगा? ये वाली रस्सी वर्टिकल है तो टेंशन कैसा? वर्टिकल। बट ये वाली रस्सी कैसी है? हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पर भी आप कर सकते हो। अरे पूरे रस्सी पे टेंशन है ना, तो जिधर मर्जी उधर ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं। आर यू गेटिंग इट? पूरे रस्सी पे टेंशन है, जहाँ मर्जी वहाँ ड्रॉ करो ना, क्योंकि जब ये 5 किलो का बॉडी, उसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, तो इसको तो जाना था नीचे। अब इसको नीचे जाने से रोक कौन रहा है? तुम्हारी रस्सी। तो रस्सी तो टाइट होगी ना, तो रस्सी किसी एक जगह से टाइट हो रही है या पूरी जगह से टाइट होगी? तो हर जगह पे टेंशन है, तो जहाँ ड्रॉ करना है करो, क्या दिक्कत है? डू यू गेट इट? बट हमने ड्रॉ करने के लिए एक छोटा सा नियम बनाया है। हम टेंशन हमेशा बॉडी से दूर बनाएंगे। 5 किलो की बॉडी देखो, उससे दूर मतलब ऊपर। पुली देखो, पुली से दूर मतलब नीचे। ये वाला पुली देखो, यहाँ पे दूर मतलब लेफ्ट में। दीवार से दूर मतलब उधर। आप जहाँ चाहो वहाँ बना सकते हो। सॉल्व करने में अच्छा क्या पड़ेगा? बॉडी से दूर। तो ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज सेम। और दूसरा क्या? मेक टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। डू यू गेट इट? टेंशन को हमेशा बॉडी से दूर बनाओ, अलोंग द स्ट्रिंग बनाओ। कैसे बनाओ? अलोंग द स्ट्रिंग। ये वाली स्ट्रिंग कैसी है? वर्टिकल, तो उसके टेंशन के एरोज भी कैसे आए? वर्टिकल। ये वाला स्ट्रिंग कैसा है? हॉरिजॉन्टल, तो उसके टेंशन के एरोज भी कैसे आए? हॉरिजॉन्टल। और कैसा? अवे फ्रॉम द बॉडी। 5 किलो की बॉडी से दूर ऊपर, पुली से दूर नीचे, पुली से दूर लेफ्ट में, दीवार से दूर राइट में। डू यू गेट इट? सो दीज आर द 3 फंडामेंटल फोर्सेस you have to know in detail if you want to study free body diagram nicely. आ रहा समझ में? पक्का? फ्री बॉडी डायग्राम के हम एक 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। फेयर इनफ? चलो इसको कॉपी कर लो। सो वी नो व्हाट इज अ ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कहाँ पर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, नो मैटर आपका सरफेस कैसा है, चाहे फ्लैट सरफेस है, चाहे इंक्लाइंड सरफेस है, चाहे वर्टिकल सरफेस है, चाहे सरफेस है ही नहीं। ग्रेविटी तो हमेशा आपको नीचे ही बुला रहा है ना। आर यू गेटिंग इट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वेट। लेटर W, फॉर्मूला mg। वेट का यूनिट? हाँ चलेगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी चलेगा ना, बिकॉज वेट इज mg। m मतलब kg और g मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो फाइन। ये हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट। और स्पेशल यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ये हो गया किसके बारे में? वेट के बारे में। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इज व्हाट? जब आपको, जैसे मान लो अगर मैं एक ज़मीन पे अभी खड़ा हूँ, तो ग्रेविटी तो मुझे नीचे बुला रहा है, लेकिन मैं जिस ज़मीन पे खड़ा हूँ वो जो फ्लोर है, वो फ्लोर से मुझे नॉर्मल रिएक्शन भी तो आ रहा है, और वही नॉर्मल रिएक्शन मेरे वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। डू यू गेट इट? और तीसरा क्या है? टेंशन। तो अगर एक रस्सी पे अगर मैं लटक गया तो मेरा वेट अभी भी मुझे कहाँ खींच रहा है? नीचे। बट जो रस्सी है वो तो टाइट हो जाएगी। रस्सी अगर टाइट हो गई तो हम क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स। डू यू गेट इट? श्योर? पक्का?
we will start with free body diagram now. Free body diagram, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था that F is equal to ma, करेक्ट? और ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आपके बॉडी का मास कैसा होता है? कांस्टेंट. आज हम जितने भी एग्जांपल देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, ऑफ कोर्स सभी में मास कैसा होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है. एंड ये जो फोर्स होता है ना, आपको ये समझना पड़ेगा दैट दिस इज द नेट फोर्स. दिस इज व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय नेट फोर्स? लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. जमीन पे मैंने एक बॉडी रखी है, बॉडी का मास है 10 किलो. जमीन पे मैंने एक बॉडी रखी है, बॉडी का मास कितना है? 10 किलो. इस 10 किलो के बॉडी को हमने यहाँ से खींचा, तो इसको मैं बोलूँगा फोर्स अप्लाइड. आर यू गेटिंग इट? और मान लो अप्लाइड फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 20 न्यूटन. आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी. आर यू गेटिंग इट? क्या क्वेश्चन है? ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रखी है, बॉडी का वजन कितना है? 10 किलो. उसको आपने आगे खींचा, कितना फोर्स अप्लाई किया आपने? अप्लाइड फोर्स इज 20 न्यूटन. और मेरा आपसे सवाल क्या है? क्या निकालिए? एक्सेलरेशन निकालिए. डू यू गेट इट? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको पूछता हूँ कि बॉडी पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालिए. पहला क्या पूछा मैंने? एक्सेलरेशन. दूसरा मैंने क्या पूछा? नॉर्मल रिएक्शन. आर यू गेटिंग इट? ओके, समझते हैं इस क्वेश्चन को. लेट्स सी. पहले आप 10 kg का बॉडी बना लो, और आगे क्या फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन. वो बना लो. ठीक है. अब हमने जो 3 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े उसकी बात करते हैं. पहला फंडामेंटल फोर्स क्या है? वेट. वेयर इज द वेट एक्टिंग? वर्टिकली डाउनवर्ड. तो इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लगेगा? वेट. वेट का फॉर्मूला mg, मास 10, g, 10 इंटू जी, तो 100 न्यूटन का डाउनवर्ड क्या लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. आगे 20 न्यूटन क्या है? ये जो तुमने खींचा वो 20 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है. वो रखा तो ये ग्राउंड पे ही है ना, तो ग्राउंड से ऊपर की ओर क्या लगेगा? ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स. आर यू गेटिंग इट? ओके. तो नीचे है वेट, ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन. इस तरफ मैंने ही खींचा था, और ये कोई रस्सी वस्सी से बांधा तो नहीं है, तो टेंशन वगैरह आने वाला नहीं है. ये सही है? हेलो, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट? एक्सेलरेशन. व्हाट फॉर्मूला आर वी गोइंग टू यूज? F net इज इक्वल टू ma. बहुत ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर आप इस चीज को x एक्सिस पे देखोगे, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे, तो ये बॉडी को जब आप खींचोगे, वेयर विल द बॉडी गो? द बॉडी विल गो टू द राइट साइड. अरे मैं वहीं पे तो खींच रहा हूँ. इस पूरी चीज में हम फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे. रियल लाइफ में जब 10 किलो के बॉडी को आप ज़मीन पे रख के खींचोगे ना, तो ज़मीन के साथ फ्रिक्शन भी तो है. बट अभी के लिए हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे. वो फ्रिक्शन वाली अलग कहानी है. दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम. दैट ऑल्सो वी विल लर्न. बट हम फ्रिक्शन को तब इंट्रोड्यूस करेंगे जब पहले हम नो फ्रिक्शन के क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाए. आर यू ऑल गेटिंग इट? वापस. तो बॉडी को आपने कितने ताकत से खींचा? 20 न्यूटन से. एक्स एक्सिस पे देखो अगर, तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या है? एक्स एक्सिस पे अगर आप देखो तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या है? एक्स एक्सिस पे तो खाली एक ही है. अच्छा, ये नॉर्मल और ये 100, ये तो वाई एक्सिस की बात हो रही है. मैंने क्या बोला सवाल में? तो अगर मैं F net इज इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, मगर कहां पर? एक्स एक्सिस पे, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? 20 इज इक्वल टू m. m मतलब मास ऑफ द बॉडी, कितना? 10. a फॉर एक्सेलरेशन, जो मुझे निकालना है. आर यू गेटिंग इट? तो 0 से 0 कटा, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डू यू गेट इट? ये है आपके बॉडी का एक्सेलरेशन. और कहाँ पर हो रहा है ये सब कुछ? एक्स एक्सिस पे. अब ये तो मैंने एक ही एक्सिस पढ़ी. देयर इज वन मोर एक्सिस, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो क्या
क्या लगता है आपको लॉजिकली, ये बॉडी ऐसा ऊपर या नीचे जाने वाला है क्या? ये बॉडी ऊपर या नीचे जाने वाला है? नहीं जाने वाला। मतलब वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो अगर मैं वापस यूज करूं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एम मतलब मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कितना? 10, बट एक्सेलरेशन कितना है? इज इक्वल टू क्या? नेट फोर्स। अब वाई एक्सिस पे टोटल फोर्सेस कितने हैं? वाई एक्सिस पे टोटल फोर्सेस कितने हैं? 2। कौन सा? ऊपर नॉर्मल, नीचे 100। दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर प्लस होंगे या माइनस? माइनस होंगे, पक्का। बट कहां से कौन? छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा? इसमें बड़ा कौन छोटा कौन? दोनों सेम है। आर यू गेटिंग इट? दोनों कैसे मालूम पड़ा दोनों सेम है? क्योंकि आपका बॉडी वाई एक्सिस पे तो बैलेंस्ड है ना, और दोनों सेम है तभी तो एक्सेलरेशन 0 आया। एक्सेलरेशन 0 आया मतलब क्या? आपका राइट हैंड साइड 0 है। राइट हैंड साइड 0 मतलब क्या? नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है मतलब क्या? दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कब कर पाएंगे? जब दोनों सेम होंगे। तो दोनों सेम होंगे मतलब क्या? n इज इक्वल टू 100। डू यू गेट इट? n इज इक्वल टू 100 न्यूटन। मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूटन के लिए एक्चुअली n यूज़ करते हैं, तो लोग ऐसा भी करते हैं फिर। n इज इक्वल टू 100 न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कट, 1 इज इक्वल टू 100। ऐसी स्टूपिडिटी आप ना कर बैठो, इसलिए मैंने न्यूटन पूरा लिख दिया। डू यू गेट इट? क्या था उनका सवाल? What do they want me to find out? They want me to find out the value of acceleration, 2 meter per second square. They want me to find out normal reaction, 100 Newton. Did you get it? पक्का? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, so the question may look like this कि 10 kg का बॉडी, इस तरफ मैंने फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन का, इस तरफ मैंने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है। उस तरफ कितना? 20 न्यूटन, इस तरफ कितना? 10 न्यूटन। डू यू गेट इट? नाउ सेम सवाल है वापस। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, टेल मी। फाइंड, पहला एक्सेलरेशन कितना है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन कितना है। आर यू ऑल गेटिंग इट? ओके, पहले हम कहाँ पर पढ़ेंगे? किसी एक एक्सिस पे। पहले एक्स पे पढ़ लो, फिर वाई पे पढ़ लो। धीरे धीरे स्पीड अपना बहुत बढ़ते जाएगा, ठीक है। बॉडी बनाया मैंने 10 kg का, यहाँ पर राइट में क्या है? 20 न्यूटन, लेफ्ट में क्या है? 10 न्यूटन। नीचे आएगी ग्रेविटी 10g, 100। ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, है ना। स्टेप 1, लेट अस स्टडी ऑन एक्स एक्सिस। क्या लगता है आपको ये बॉडी कहाँ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में? क्यों? क्योंकि आपका ओवरऑल फोर्स ज़्यादा है कहाँ पर? टू द राइट। तो राइट में ताकत 20 की, लेफ्ट में ताकत 10 की। अगर मैं यूज़ करूँ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स कितना आएगा? 20 माइनस 10। क्यों माइनस किया? दैट इन द अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स इज अ वेक्टर, नो। ये एक्स एक्सिस पर है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। डायरेक्शन अपोजिट हुआ, सब्ट्रैक्ट करोगे, इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी? 10, और एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। आर यू गेटिंग इट? 20 में से 10 गया, 10 से 10 कटा, एक्सेलरेशन कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू ऑल गेटिंग इट? ये मैंने कहाँ पर पढ़ा? एक्स एक्सिस पे। अभी वाई एक्सिस भी तो है। वाई एक्सिस पे आपको क्या लगता है, ये बॉडी ऊपर नीचे जाने वाला है? मैं इस तरफ से खींच रहा हूँ, इस तरफ से खींच रहा हूँ, तो ऊपर नीचे क्यों हिलेगा? आर यू गेटिंग इट? तो अगर ऊपर नीचे नहीं हिलने वाला, तो ऊपर और नीचे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन 0 मतलब राइट हैंड साइड 0। पूरा राइट हैंड साइड 0 हो गया ना। राइट हैंड साइड 0 मतलब नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मतलब क्या? सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सारे मतलब कौन कौन है यहाँ पे? तो n 100 को कैंसिल कब कर सकता है? जब दोनों बराबर होंगे तब। तो सीधा लिख सकता हूँ मैं n इज इक्वल टू 100 न्यूटन। आर यू गेटिंग इट? डिड यू अंडरस्टैंड बोथ द क्वेश्चन? पक्का? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। Now I write the question like this कि ये 10 kg का बॉडी है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, और यहाँ पर मैंने एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री 20 न्यूटन से फोर्स अप्लाई किया है। अब आपका क्वेश्चन वही है, यू हैव टू फाइंड नंबर 1 व्हाट इज द एक्सेलरेशन, नंबर 2 व्हाट इज द
नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या फ़र्क है पहले क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में? ये 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल था एक्स एक्सिस पे, वो 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री है। बाकी ये भी 10 किलो है, वो भी 10 किलो है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन और नॉर्मल पूछा है, वहाँ पर भी एक्सेलरेशन और नॉर्मल ही पूछा है। डू यू गेट इट? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द माइंड से? पहले आपका 10 kg का आपने बॉडी बना लिया यहाँ पे, है ना? ओके, नाउ यू हैव व्हाट, टेल मी, 20 न्यूटन यू हैव एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। रिजॉल्व करना आता है हमको? हेलो, एंगल पे कोई चीज़ हम पढ़ते नहीं है, जैसे ही एंगल दिखा फटाफट उसको रिजॉल्व कर लो। रिजॉल्व करने निकले तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाओगे, ये आपका फोर्स आएगा। ये सब अभी डिटेल में बताना पड़ेगा क्या? तो दिस इज 20, दिस इज 37, व्हाट इज दिस? 20 cos 37, व्हाट इज cos 37? 4/5, 5 से 4 से 4, 16 न्यूटन। और एक फोर्स ऊपर भी तो जाएगा, व्हाट इज दैट? 20 sin 37। ओरली करेंगे, साइन ऑफ 37 3/5, 20 इंटू 3/5, 5 से 20, 4 इंटू 3 12, दिस इज गोइंग टू बी 12 न्यूटन। डू यू गेट इट? इसको हटा दो। क्यों? वो रिजॉल्व हो चुका है, उसके दो टुकड़े हो चुके हैं और दोनों टुकड़े बट भी चुके हैं, फिर वहाँ पे उसको रखने का कोई मतलब? इसको यहाँ से ऐसी, बस जस्ट फॉर द एस्थेटिक्स। तो आगे कितना है? 16, ऊपर कितना है? 12। ये मैंने क्या बना लिया? ये तो मैंने जो अप्लाइड फोर्स था ना, सिर्फ उसी को रिजॉल्व किया है, अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है। अब वापस चालू करते हैं। फंडामेंटल फोर्स में पहला क्या पढ़ा था? ग्रेविटी। ग्रेविटी किधर आएगा? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। हाउ मच? 10, मतलब ये कितना हो गया? 100। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। और यहाँ पे रस्सी वस्सी से बांधा नहीं है तो टेंशन नहीं आएगा। डू यू गेट इट? हेलो, इफ सो अब आगे क्या करेंगे? स्टेप 1, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई इट ऑन x axis. Net force is equal to ma. Apply this on x axis. Apply this on x axis. तो नेट फोर्स x axis पे टोटल फोर्सेस कितना है? एक ही है। किस तरफ? टुवर्ड्स द राइट। तो नेट फोर्स में एक ही है, 16 इज इक्वल टू ma. m मतलब मास ऑफ द बॉडी, कितना? 10। एक्सेलरेशन a कितना हो गया? एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? एक्सेलरेशन। दूसरा क्या निकालना है आपको? नॉर्मल रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में नॉर्मल कैसे निकाला? आपने डायरेक्ट लिख दिया यार कि ये वाला n इज इक्वल टू ये वाला 100। क्यों पता चला आपको दोनों बराबर है? क्योंकि बॉडी ना ऊपर जा रहा था, बॉडी ना ही नीचे आ रहा था, मतलब ऊपर वाले फोर्स ने नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर दिया। तो n इज इक्वल टू 100। सेम यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 100, तो आपने यहाँ पर वो लिख दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉडी तो जब आप एक एंगल पे खींचोगे तो बॉडी यहाँ पर भी तो आगे ही जा रहा है ना, यहाँ पर कौन सा बॉडी ऊपर नीचे जाने वाला है? तो इफ द बॉडी इज नॉट गोइंग अप एंड डाउन, मतलब क्या? अभी भी वो लाइन सच है कि ऊपर वाले फोर्सेस ने नीचे वाले फोर्सेस को कैंसिल कर दिया होगा। अब तक ऊपर एक ही फोर्स था n, तो अकेला n 100 के बराबर हो रहा था। अब ऊपर कितने फोर्सेस हैं? 2। अब n भी ऊपर है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 12 वो भी तो ऊपर है, तो अब तक खाली n अकेला 100 को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर भी n अकेला 100 को बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ पर n एंड 12 मिलकर 100 को बैलेंस करेंगे। आर यू गेटिंग इट? क्यों मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बैलेंस करेंगे? क्योंकि बॉडी तो y एक्सिस पे तो ऊपर नीचे कर ही नहीं रही ना। आपके y एक्सिस पे बॉडी हिल रही है क्या? एक्सेलरेशन कैसा है? 0 y एक्सिस पे। अगर एक्सेलरेशन 0 मतलब राइट हैंड साइड 0 हुआ, राइट हैंड साइड 0 हुआ मतलब नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 मतलब क्या? सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा। सारे मतलब कौन? ये ऊपर वालों ने नीचे वालों को कैंसिल कर दिया होगा। अब तक ऊपर एक ही था तो n अकेला 100 को बैलेंस कर रहा था, n अकेला 100 को बैलेंस कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है? n भी ऊपर है, 12 भी ऊपर है, तो n और 12 दोनों मिलकर 100 को बैलेंस कर रहे हैं। डू यू गेट इट? तो अब क्या लिखोगे बोलो? n plus 12 is equal to 100. Are you getting it? n plus 12 is equal to 100. तो यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या आया?
88 न्यूटन। डू यू अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में? अच्छा, ये इसको लिखने का एक तरीका है। ये जितने भी स्टेप 2 है ना, इन सबको लिखने का देयर इज वन मोर मेथड, वो मेथड भी देख लेते हैं। लेट अस फॉलो द सेम लाइन, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। वन मोर मेथड, अगर मैं कौन सा लिखता हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। टेल मी वन थिंग, ये तो आपने एक्स एक्सिस पे अप्लाई किया है ना, ये पूरी चीज़ कहाँ पर है? ऑन एक्स एक्सिस। और ये चीज़ कहाँ पर है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे नेट फोर्स निकालता हूँ। वाई एक्सिस पे टोटल फोर्सेस कितना है? 2, n और 100। और दोनों का डायरेक्शन कैसा है? एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को क्या करते हैं हम? सबट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो n से 100 को मैं सबट्रैक्ट करूंगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, ये मैंने क्या लिखा? LHS हो गया ना मेरा, नेट फोर्स n माइनस 100 इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास? बट ऑन y एक्सिस हाउ मच इज द एक्सेलरेशन? तो आपका RHS क्या हो गया? RHS 0 हो गया। तो फिर n आपका 100 ही तो बना, वही तो आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो आप y एक्सिस पे अगर आपको चाहिए तो आप F नेट इक्वल टू ma करो, तभी वही आएगा। और लॉजिक अगर लगाया तो थोड़ा सा समय बच जाएगा। क्या कि बॉडी y एक्सिस पे तो ऊपर नीचे हिल नहीं रहा। अगर बॉडी y एक्सिस पे ऊपर नीचे हिल ही नहीं रहा, मतलब ऊपर वाले फोर्सेस ने नीचे वाले फोर्सेस को कैंसिल कर दिया होगा, बैलेंस कर दिया होगा, तो डायरेक्टली लिख दो ना n इज इक्वल टू 100। डू यू गेट इट? ये सेम लॉजिक आप यहाँ पर भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एज F नेट इक्वल टू ma। अब देखो इन थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेट फोर्स? थर्ड एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, ऊपर कौन है? n और 12। n और 12 का डायरेक्शन कैसा है? n ऊपर है, 12 भी किधर है? तो n और 12 दोनों ऊपर है, तो दोनों ऐड होंगे, सेम डायरेक्शन। तो आप क्या लिख दो? n प्लस 12। और n प्लस 12 के अपोजिट में कौन है? 100। तो 100 तो माइनस होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर तो सबट्रैक्ट ही होगा। ये मैंने क्या लिख दिया? F नेट। F नेट इज इक्वल टू ma। m फॉर मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी 10, एंड a फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना? 1.6। अरे 1.6 तो x एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस पे तो बॉडी हिल ही नहीं रहा ना, तो एक्सेलरेशन कितना? 0। तो आपका राइट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0, तो ये माइनस 100 उधर गया तो प्लस 100 हो गया। क्या दिखेगा? n प्लस 12 इज इक्वल टू, वही तो था, 12 को उधर ले लो, आपका n कितना हो गया? 88 न्यूटन हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल 3 क्वेश्चंस? पक्का? मीर खड़े, ही इज एब्सेंट। और अरे थोड़ा इसीलिए क्लास थोड़ा ज़्यादा खाली दिख रहा है। रेहान हैज़ मोर वॉल्यूम, नो, ही ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। रेहान है, सार्थक है, तुम लोग एब्सेंट रहते हो तो ऐसा लगता है पूरा क्लास खाली हो गया। तू भी बीच में एब्सेंट था ना एक दिन, मंडे शायद, नहीं? हाँ, सैटरडे लेक्चर ही नहीं था साले। नेक्स्ट प्रीवियस, ठीक है, हो गया? एनी डाउट? पक्का? चलो, by the time I rub this, you can go through question number 2 and 3 rather than looking here and there. संगीत सर, मुझे इसका एडिटिंग आज ही चाहिए। मुझे तुरंत अपलोड करना है। इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ द रॉ मटेरियल, बीच में से जो भी काटना है वो सब काट के। Did you understand all 3 questions? Okay.
चलो आगे देखते हैं। तीन एग्जाम्पल हो गए। नाउ लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ एग्जाम्पल इज थोड़ा सा नया है आपके लिए, समझो। यहाँ पे एक सीलिंग से एक पुली हैंग कर रहा है। पुली के इस तरफ मैंने एक रस्सी डाल के यहाँ पर एक वज़न लगा लिया 4 किलो का, और दूसरी तरफ से जो रस्सी निकली यहाँ पर मैंने वज़न लगा लिया 3 किलो का। आ रहा है आपको समझ में? सो देयर इज़ अ पुली एंड उस पुली को डेफिनेटली हमने कहाँ पर लगा दिया? ऊपर सीलिंग पे। और एक रस्सी ली, पुली के इस तरफ डाल दी, इस तरफ 4 किलो का वज़न, इस तरफ 3 किलो का वज़न। आ रहा है समझ में? आप ऐसा विजुअलाइज़ करो कि ये 3 किलो का जो बॉडी है ना, इसके नीचे मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, तो इसका पूरा वज़न किधर है? मेरे हाथ पे। और 4 किलो की बॉडी के नीचे भी मैंने अपना हाथ रखा हुआ है। तो राइट नाउ 3 kg एंड 4 kg बोथ द ब्लॉक्स आर रेस्टिंग ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पे। तो अभी इनके जो भी वज़न है वो रस्सी वस्सी पे नहीं जा रहा, मैंने उठाया हुआ है। आर यू गेटिंग इट? अब मैं क्या करूँगा, मेरा हाथ है ना, मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। अब जैसे ही मैं मेरा हाथ यहाँ से हटाऊँगा, अब मेरा सवाल है आपसे, पहला सवाल फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और दूसरा सवाल रस्सी पे टेंशन कितना होगा। आ रहा है सवाल समझ में? यहाँ पर मैं नॉर्मल रिएक्शन पूछ सकता हूँ क्या? नॉर्मल रिएक्शन तो आपको सरफेस से मिलता है। सरफेस तब थी जब मेरा हाथ था, बट क्वेश्चन क्या है? हाथ हटाने के बाद क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन क्या, टेंशन क्या। आर यू गेटिंग इट? ग्रेविटी 3 किलो के बॉडी को कहाँ खींच रही है? ग्रेविटी 4 किलो के बॉडी को भी कहाँ खींच रही है? बट क्या दोनों नीचे जा पाएंगे? क्यों? क्योंकि दोनों एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो दोनों में से जो हैवी होगा वो नीचे जाएगा। अब बिकॉज हैवी वाले को नीचे जाना पड़ रहा है और वो रस्सी से जुड़ा हुआ है दूसरे वाले के साथ, दूसरे वाले को ना चाहते हुए ऊपर ही जाना पड़ेगा। सो वेयर इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ 3 kg बॉडी टू गो वर्टिकली डाउनवर्ड, बट विल इट बी एबल टू गो डाउनवर्ड? वो जा नहीं सकता। दिक्कत समझ में आ रही है? ग्रेविटी 4 किलो को कहाँ खींच रही है? नीचे। 3 किलो को कहाँ खींच रही है? नीचे। बट क्या दोनों नीचे जा पाएंगे? दोनों में से जो हैवी होगा वो नीचे जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो नंबर ऐसे हैं कि एक 4 किलो एक 3 किलो है, तो देख के ही समझ में आ जाता है क्या हैवी है। आगे चल के ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर एक होगा x kg, एक होगा y kg। वैल्यूज नहीं दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कौन हैवी है कौन नहीं। बट मैं आपको बोलता हूँ कि x और y इक्वल नहीं है। x और y इक्वल मतलब डेफिनेटली कोई एक भारी होगा, कोई एक हल्का होगा, तो दोनों में से जो भी भारी होगा वो नीचे आएगा, और दोनों में से जो हल्का है उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रस्सी से बांधा हुआ एक दूसरे को। आर यू गेटिंग इट? ओके। यहाँ पर 4 किलो की बॉडी को भी नीचे 4 किलो की बॉडी को नीचे जाना पड़ेगा, और ना चाहते हुए भी 3 किलो की बॉडी को क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों मैंने बोला ना चाहते हुए? मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ 3 kg बॉडी इज टू गो डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेरा आपसे सवाल क्या है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स एंड व्हाट इज द टेंशन ऑन दिस स्ट्रिंग? ये आ रहा है समझ में? पक्का? अब मोशन इन 1 डायमेंशन में हमने क्या पढ़ा है कि अगर मान लो इफ आई टॉक अबाउट दिस पेन, ये पेन का राइट नाउ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 0। अब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। अब जब मैंने इसको छोड़ा और ये मेरे हाथ पे आके गिरा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये किसकी वजह से किया? ग्रेविटी। और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप 10 ले लेते हो। तो क्या उसी एक्सेलरेशन 9.8 से
ये वाला 4 kg भी नीचे जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं जाएगा वो। अब समझो, ये 4 किलो का बॉडी है, इसके ऊपर ग्रेविटी क्या लग रही है? 4g मतलब 40 न्यूटन, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये वाला 4 किलो का बॉडी ऊपर वाली रस्सी से बंधा हुआ है ना, तो रस्सी पे क्या लगेगा? टेंशन। क्योंकि अभी 4 किलो का पत्थर या 4 किलो की बॉडी एक धागे से या एक रस्सी से बांध दी तो वो टाइट हो जाएगी ना, इट विल बी स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच मतलब क्या? खिंचाव मतलब टेंशन। तो रस्सी के ऊपर क्या है? टेंशन। राइट नाउ मान लो बस इसको ऐसा करके छोड़ दिया, अब 4 किलो का बॉडी किधर जा रहा है? ऊपर, नीचे या वहीं पड़ा है? देखो एक्स एक्सिस पे आगे पीछे होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इधर से कोई खींच नहीं रहा, उधर से कोई खींच नहीं रहा, तो एक्स एक्सिस पे आगे पीछे क्यों हिलेगा? अब सवाल क्या था? वाई एक्सिस का। बट ये वाई एक्सिस पे भी कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है? अगर आप वापस ये वाला लॉजिक अप्लाई करते हो, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए ऑन वाई एक्सिस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब राइट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0 मतलब नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मतलब क्या? ऊपर वाले फोर्सेस ने नीचे वाले फोर्सेस को और नीचे वाले फोर्सेस ने ऊपर वाले फोर्सेस को कैंसिल कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो बैलेंस कर दिया मतलब क्या? इस केस में आपका टेंशन कितना है? 40 न्यूटन। डू यू अंडरस्टैंड? बिफोर वी राइट क्वेश्चन नंबर 4 वी विल अंडरस्टैंड दिस नोट, तो बुक में भी उसी हिसाब से लिखना, ठीक है? तो सीलिंग से एक रस्सी बांधी, 4 किलो का एक बॉडी रखा, तो 4 किलो के बॉडी पे नीचे लगा 4g, 40 न्यूटन ऊपर लगा टेंशन। T और 40 दोनों बराबर है। क्यों? ये समझा? क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है मतलब क्या? एफ नेट इक्वल टू एम ए, राइट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0 मतलब क्या? नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब क्या? सारे फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो T इक्वल टू 40 हो गया। ये आ रहा है समझ में? अब ये होने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं इस रस्सी को काट देता हूं। मैं इस रस्सी को कट करता हूं। अब जैसे ही आप रस्सी को कट करोगे क्या होगा? टेल मी। अब जैसे ही आप रस्सी को काट दोगे तो कुछ देर के बाद डायग्राम पहले तो कैसा दिखेगा? ये आपका सीलिंग और ये यहां से कट चुका है। कट चुका है मतलब यहाँ पे ये 4 kg। नाउ द 4 kg बॉडी इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 40 न्यूटन और यहाँ से रस्सी कट चुकी है। आई होप यू सी दिस गैप। अब ये रस्सी कट चुकी है। अब अगर रस्सी कट चुकी है तो ऊपर टेंशन आएगा क्या? नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर मैंने तो यहाँ से काटा, अभी भी तो इतना रस्सी है। अरे बट वो रस्सी लूज होगा एकदम। रस्सी टाइट कब होती है? जब दोनों एंड से पकड़ के खींचा जाए, या किसी एक एंड को पकड़ के रखो दूसरे एंड से खींचो तो रस्सी टाइट होगी ना। अगर दोनों में से कोई एक भी एंड अगर लूज हो गया तो पूरा रस्सी लूज हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना ये तो यहां पर जैसे ही रस्सी यहां से कटी, ये वाला ऊपर का रस्सी तो लूज हो गया। लूज हो गया मतलब जो पहले टेंशन था अब वो टेंशन नहीं है। आर यू गेटिंग इट? एंड नाउ दिस बॉडी विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। अब ये गिरते हुए बॉडी पे एफ नेट इक्वल टू एम ए अप्लाई करता हूं। ये बॉडी जो गिर रही है ना नीचे, उस पे अगर आपने एफ नेट इक्वल टू एम ए अप्लाई किया, अब बोलो आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नाउ देयर इज ओनली वन फोर्स ऑन द बॉडी। नाउ देयर इज ओनली वन फोर्स ऑन द बॉडी। व्हाट इज दैट फोर्स? अरे ये ना 40 न्यूटन। आर यू गेटिंग इट? तो नेट फोर्स में अभी आप क्या लिखोगे? सिर्फ 40 इज इक्वल टू एम ए। एम मतलब 4 एंड एक्सेलरेशन ए, तो कितना हुआ कट? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्चुअली 9.8 है। अरे यार, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कब आता है? अच्छा, इसी एक्सेलरेशन ए को आप जी भी तो लिखते हो, इसी को तो आप जी बोलते हो 9.8। तो ये 9.8 कब आएगा? जब बॉडी फ्रीली गिर रहा है। रस्सी को काट दिया ना, अब तो ये फ्रीली गिर रहा है। अरे गेटिंग इट? तो जब आपका बॉडी किस तरह से गिरेगा? फ्रीली, तो इसको कहते हैं फ्री फॉल। इसे क्या कहते हैं? तो फ्री फॉल में ही आपका एक्सेलरेशन 9.8 होता है। यहां पर 4 किलो की बॉडी को नीचे खींचा जा रहा है। जैसे ही मैं अपना हाथ, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे हाथ रखा था पता है, अब जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा
क्या 4 किलो का बॉडी नीचे आएगा? हाँ, बट क्या इसको आप फ्री फॉल बोल सकते हो? नहीं, फ्री फॉल मतलब क्या, ऊपर कुछ है ही नहीं यार, वो एकदम अपनी मस्ती में नीचे गिर रहा है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी हो पा रहा है, यहाँ पे 4 किलो के बॉडी को नीचे जाते जाते 3 किलो को ऊपर खींचने का भी तो काम दिया गया है। तो इज दिस व्हाट यू कॉल फ्री फॉल? इज दैट व्हाट यू कॉल अ फ्री फॉल? ये फ्री फॉल हुआ। आर यू गेटिंग इट? क्वेश्चन नंबर 4 बुक में लिखने से पहले आपको ये नोट लिखना है। इस नोट में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर ऊपर की रस्सी बंधी हुई है, इंटैक्ट है, तो टेंशन और 40 दोनों एक दूसरे को मैच कर लेंगे, क्योंकि अब तो यहाँ पर बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ऊपर नीचे कुछ नहीं जा रहा, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब राइट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0 मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, मतलब T = 40। फिर हमने यहाँ से कैंची लाई, इस रस्सी को काटा, रस्सी को काटा, मतलब अब ये बॉडी नीचे गिरेगा। अब क्या इतनी रस्सी पे टेंशन होगा? ये वाला किनारा फ्री हो गया ना, रस्सी लूज हो गई, रस्सी लूज हो गई मतलब ऊपर टेंशन नहीं है। तो जो पहले यहाँ पर 2 फोर्सेस लगते थे, अब यहाँ पर कितना फोर्स है? एक ही फोर्स है 40 का। आपका क्या था? F net = ma। अब नेट फोर्स खाली एक ही है 40 = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 4, एक्सेलरेशन A 40/4 10, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10। अब एक्चुअली ये 10 नहीं है, वो 9.8 है। मैंने यहाँ पे G की वैल्यू 10 ली ना, इसलिए इधर 10 आया। इधर 9.8 ले तो इधर 9.8 ही आता। डू यू गेट इट? इसी एक्सेलरेशन 9.8 को आप क्या कहते हो? G। बट ये G मतलब क्या? जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है और बॉडी फ्रीली गिर रहा है, दिस बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, तो फ्री फॉल के टाइम पे ही आप G को 9.8 लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या यहाँ पर 4 किलो का बॉडी नीचे आने वाला है? हाँ, बट इज दिस व्हाट यू कॉल अ फ्री फॉल? व्हाई इज दिस नॉट अ फ्री फॉल? बिकॉज यहाँ पर 4 किलो को ऐसा नहीं कि खुद अपना अपना नीचे आ गया, उसको नीचे आते आते रस्सी से बंधा हुआ है, 3 किलो को ऊपर भी तो खींचना है। तो इस एक्सेलरेशन को आप 9.8 लिख के नहीं आ सकते। आर यू गेटिंग इट? ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो जिस स्टूडेंट को ये अच्छे से नहीं पता होता, वो क्या पढ़ता है? अरे एक्सेलरेशन कितना है, ये क्या है? 4 किलो का बॉडी तो नीचे आने वाला है, तो नीचे आ रहा है मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन कितना? 9.8। और एक ऑप्शन 9.8 दिया भी रहता है, आप 9.8 मार्क करके आ जाते हो। बट ये क्वेश्चन उतना भी सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ये हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा, बट उतना भी सिंपल नहीं है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बोलता कि यहाँ से रस्सी काट दी, now what is the acceleration of 4 kg body and what is the acceleration of 3 kg body? अरे यार, इधर से काटा तो ये रस्सी भी तो यहाँ से खोल के अभी दोनों गिरेंगे, तो दोनों 9.8 से गिरेंगे। डू यू गेट इट? पक्का? ओके, तो shall we start this like this question? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन के डायग्राम में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो आप जब बुक पढ़ोगे ना, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया था और हमने अपने तरफ से क्या क्या ऐड किया। तो मेक 2 डिफरेंट डायग्राम्स। ये आपका सीलिंग, जहाँ से पुली यहाँ पे नीचे आया कितना? 4 किलो, यहाँ से दूसरी बॉडी कितनी की? 3 किलो की। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जस्ट पे अटेंशन टू द बोर्ड। 3 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे हमने जो इसमें काम आने वाले हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन। क्या यहाँ पे नॉर्मल का कोई काम है? सरफेस तो है नहीं, तो नॉर्मल तो आएगा ही नहीं, बचा कौन? तो दोनों का ग्रेविटी बना लेते हैं। 4 किलो की बॉडी को ग्रेविटी तो नीचे ही खींच रहा है, कितने से? 4g मतलब 40, और 3 किलो की बॉडी को ग्रेविटी तो नीचे ही खींच रहा है 30, तो इसका ग्रेविटी 40, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 40, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 30। ये दोनों को मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बना लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद अगला क्या है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स के लिए क्या बोला था मैंने? टेंशन फोर्स इज ऑलवेज, पहले तो जो रस्सी हम लेते हैं वो रस्सी को हम कैसा लेते हैं? मासलेस। टेंशन कैसा होता है? अलोंग द स्ट्रिंग, और दोनों तरफ से। 4 किलो के ऊपर जो रस्सी है वो कैसी है? वर्टिकल। और 3 किलो के ऊपर जो रस्सी है वो भी कैसे है? तो वर्टिकल टेंशन बनाओगे ना आप। आर यू गेटिंग इट? अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट? तो ये यहाँ पे टेंशन आ गया, ये यहाँ पे टेंशन आ गया, ये टेंशन T, ये टेंशन T। क्या मुझे यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 लिखने की ज़रूरत है? क्यों? पूरी रस्सी पे हर जगह पर टेंशन कैसा होता है? सेम होता है। तो इधर भी T, इधर भी T। बोलो हाँ या ना? यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T। बोलो हाँ या ना? आ रहा है समझ में? ओके, ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए इतना स्लो जा रहा हूँ।
फिर धीरे 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 स्पीड बढ़ती जाएगी अपनी। तो ये टी और ये 40, ये टी और ये 30। बोलो इसमें कोई डाउट? आपका लॉजिक क्या कहता है आपको? 4 किलो का बॉडी कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? तो 4 किलो के बॉडी का मोशन होने वाला है नीचे की ओर, बट एक्सेलरेशन कितना मुझे नहीं पता। अब जब 4 किलो की बॉडी नीचे जाएगी तो 3 किलो की बॉडी का मोशन होगा ऊपर, एक्सेलरेशन कितना होगा मुझे नहीं पता। बोलो हाँ या ना? ये आ रहा है समझ में? हेलो, पक्का? ओके। गिवन डायग्राम, आवर डायग्राम, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या क्या बनाया मैंने वहाँ पे बोलो? पहले तो रस्सी है तो टेंशन बना लिया, और सरफेस नहीं थी तो नॉर्मल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और हर बॉडी का जिसके पास भी मास है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही ना। तो 4 किलो के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स 40 और 3 किलो के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स 30 का लगा दिया। बोलो हाँ या ना? ओके फाइन। व्हाट नाउ? We will stick to this equation throughout Newton's second law. F net is equal to ma. Throughout Newton's second law से मेरा क्या मतलब है? जब जब मास कांस्टेंट है, बट वो रॉकेट वाला एग्जाम्पल, मशीन गन वाला एग्जाम्पल, उधर ये सब नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है? तो F net equal to ma पहले अप्लाई करते हैं किस पे? 4 किलो के बॉडी पे। What is the formula again? F net equal to ma. We will first apply this for 4 kg body. Are you getting it? And then we will apply for 3 kg body. क्या are you getting it? बोलो 4 kg body के लिए अगर आप नेट फोर्स इज इक्वल टू ma अप्लाई करते हो तो क्या आएगा? सोचते हैं 4 किलो की बॉडी पे टोटल फोर्सेस कितने हैं? तो ऊपर टेंशन, नीचे 40, ऊपर टेंशन, नीचे 40, करेक्ट है? ओके। T और 40 में से दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब इतना तो फिक्स है कि मुझे इन दोनों को माइनस करना है। माइनस कहाँ से कौन होता है? मतलब बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा? थोड़ा सोचो और बताओ T और 40 में बड़ा कौन है? 40 बड़ा है। क्यों 40 बड़ा है? तभी तो नीचे एक्सेलरेट हुआ। तो T और 40 में बड़ा कौन? तो अगर 40 बड़ा है, नेट फोर्स में दोनों फोर्सेस को आपको क्या करना था? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों? डायरेक्शन उल्टा है, टेंशन ऊपर है, 40 नीचे। आर यू गेटिंग इट? तो सब्ट्रैक्शन करके नेट फोर्स क्या लिखोगे? बोलो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ 4 kg बॉडी? 40 माइनस T। बोलो हाँ या ना? नीचे 40, ऊपर T। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? अपोजिट डायरेक्शन। तो T से 40 क्यों नहीं किया? 40 से ही क्यों T किया? बड़ा फोर्स से छोटा माइनस होगा ना। आपको कैसे मालूम बड़ा 40 बड़ा है? बॉडी का एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। आर यू गेटिंग इट? क्या लिखोगे फिर? 40 माइनस T, ये आपका नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास। मास किसका है? 4 kg की बॉडी की बात हो रही है ना, और एक्सेलरेशन कितना? a, जो मुझे नहीं पता। कॉल दिस एज इक्वेशन 1। डू यू गेट इट? अब बात करेंगे किसकी? 3 kg बॉडी की। 3 kg की बॉडी को देखो कितने फोर्सेस हैं? 2। कौन से कौन से? टेंशन एंड कौन बड़ा कौन छोटा? कैसे मालूम? अब आपके बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो T बड़ा होगा। सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे? सब्ट्रैक्ट क्यों? अपोजिट डायरेक्शन। T ऊपर है, 30 नीचे है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो T माइनस 30। ये आपने क्या लिखा? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। किस बॉडी की बात हो रही है? 3 किलो की, तो मास 3 का, एक्सेलरेशन a। आर यू गेटिंग इट? जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं। हेलो, तो क्या करोगे यहाँ पे? 40 माइनस T इज 4a, T माइनस 30 इज 3a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ओरली करेंगे। जब ऐड करोगे तो ये माइनस T और ये प्लस T कटेगा। 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 4 और 3, 4 और 3, 8 कौन बोल रहा है? तो एक्सेलरेशन कितना हो गया?
10/7. 7 1s are 7, 3 बचा, that will make it 30. 4s are 28, 2 बचा 20. 2s are 14. ठीक है. 1.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? एक्सेलरेशन कितना आया? 1.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर मैंने इसको रस्सी से काट दिया होता ना तो दोनों के दोनों फ्री फॉल में नीचे गिरते, तब तो दोनों का एक्सेलरेशन मैं लिखता a विच इज सेम एज g विच इज सेम एज 9.8, पर वो तो फ्री फॉल की बात हो जाती. ये कहाँ फ्री फॉल है? आर यू गेटिंग इट? ये तो क्या नीचे कंट्रोल्ड वे में नीचे आ रहा है ना ये. और अब कितने से एक्सेलरेट करेगा? 1.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. अगर आप एक बिल्डिंग में 10वें माले पे हो लिफ्ट में, तो जब आप लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे आते हो तो आप भी तो नीचे आ रहे हो, बट क्या आप फ्री फॉल में आ रहे हो? फ्री फॉल में आना होता तो 10वें माले से कूद जाता ना मैं. आर यू गेटिंग इट? तो आप लिफ्ट में रहोगे तब भी 10वें माले से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हो. आप 10वें माले से कूद जाओगे तभी भी आप ग्राउंड फ्लोर पे ही आने वाले हो. दोनों में फर्क क्या है? कूद गए तो आपका एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर 9.8. अब मैं इसको फ्री फॉल बोलूंगा. लिफ्ट में भी तो नीचे आ रहे हो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 9.8 है क्या? लिफ्ट ऐसे ही कंट्रोल्ड वे में नीचे आएगा, बट ऐसे ही 1-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ. वो कंट्रोल्ड है, नीचे तो आना ही है. फर्क समझ में आ रहा है? फ्री फॉल से नीचे आना और कंट्रोल्ड वे से नीचे आना, देयर इज अ डिफरेंस. डू यू गेट इट? ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? वापस एक बार क्या क्या किया हमने यहाँ पर? 4 किलो 3 किलो, तो 4 किलो के नीचे 40, 3 किलो के नीचे 30. ऊपर बनाया टेंशन T, यहाँ पर ऊपर बनाया टेंशन T. लॉजिकल है, ये 4 किलो ये 3 किलो है, ये हैवी है, तो इसी का एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा. ये रस्सी से बंधा हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा. हमको यूज़ करना है नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. 4 किलो का एक्सेलरेशन नीचे मतलब 40 बढ़ा, तो 40 माइनस T इज इक्वल टू 4 इंटू A. 3 किलो एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है मतलब T बढ़ा, सो T माइनस 30 इज इक्वल टू 3. एक्सेलरेशन है. इक्वेशन नंबर 1 2 दोनों को ऐड किया, माइनस T प्लस T कटा, 40 माइनस 30 इज 10. 4 और 3 7. सॉल्व किया, आपको क्या मिला? एक्सेलरेशन मिला 1.42. क्यों मैंने नेट फोर्स में दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर रहा हूँ? मैं सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है. डू यू गेट इट? पक्का. ये मैंने क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन. बट क्या मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने का काम था? मुझे एक्सेलरेशन के साथ साथ क्या चाहिए था? टेंशन भी चाहिए था. तो ठीक है, वो तो कर लेंगे ना. एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो. आर यू गेटिंग इट? पुट A इज इक्वल टू 1.42 इन इक्वेशन 1 में डाल दो. चलो 1 में नहीं 2 में डाल देता है. तो ये क्या हो जाएगा? T माइनस 30 इज 3 टाइम्स A मतलब 1.42. So 3 2 6 2 and 4 4.26 is T minus 30. तो T कितना हो गया? 34.26 न्यूटन. टेंशन एक प्रकार का फोर्स ही है ना, तो यूनिट क्या आएगा? न्यूटन. और ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा नॉर्मल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है समझ में? पक्का? ओके. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. चलो अब सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे, बट वी विल चेंज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स. यहां पर अभी कितने ब्लॉक थे? 2 थे ना. एक पुली के लेफ्ट साइड पे था और एक पुली के राइट साइड पे था. अब हम क्या कर सकते हैं? We can have 2 blocks on one side and only 1 block on another side. ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. मान लो क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक दिस. ये आपकी पुली 4 kg 2 kg 1 kg. ये क्वेश्चन हो सकता है. क्वेश्चन वही है
एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। आर यू गेटिंग इट? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप इस डायग्राम को ऐसे बना लो। लेफ्ट में क्या है? व्हाट इज ऑन द लेफ्ट? 4 kg। राइट में क्या है? 2 और 1 3 है ना, तो ये 3 किलो बना लिया। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो इसके पहले सॉल्व किया था। आर यू गेटिंग इट? और अगर क्वेश्चन सेम है तो एक्सेलरेशन निकालना आपको आता है, रस्सी का आप टेंशन निकाल लोगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि फाइंड टेंशन ऑन बोथ द स्ट्रिंग्स T1 एंड T2, T1 एंड T2 दो स्ट्रिंग अलग अलग है। यहाँ पे एक रस्सी है, ये A से ऊपर जाते जाते जो B पर आई, ये एक रस्सी है, और ये नीचे अलग रस्सी है। इस रस्सी को मैं नाम दे देता हूँ PQ। आर यू गेटिंग इट? क्या इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, अगर मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट है तो। क्या इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है? ना, अगर मुझे दोनों रस्सी का अलग अलग टेंशन चाहिए। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को जब आप इस तरह से सॉल्व करते हो, आपने तो नीचे वाली रस्सी गायब कर दी यार, तो इसका टेंशन कैसे निकलेगा यहां से? आर यू गेटिंग इट? तो देयर इज वन वे यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, बट यहां से आपको सिर्फ क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर आपको दोनों रस्सी का टेंशन अलग अलग चाहिए तो फिर आप इसको इस तरह से कंबाइन करके सॉल्व नहीं कर पाओगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ओके, नाउ लेट्स सी। इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट डू वी डू? तो पहले तो डायग्राम वापस बना लेते हैं। ये आपकी सीलिंग से आने वाली पुली, इस तरफ आपका वेट कितना? 4 kg, इस तरफ आपका वेट 2 kg विथ 1 kg। डू यू गेट इट? चलो क्या बनाएंगे पहले? लेट अस मेक ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसका फोर्स नीचे कितना? 40, इसका नीचे कितना? 20, और इसका नीचे कितना? 10। ये मैंने क्या बना लिया? ग्रेविटेशन। नॉर्मल तो यहाँ पर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा नॉर्मल रिएक्शन? सरफेस तो है ही नहीं ना, तो नॉर्मल वगैरह कुछ है ही नहीं इधर, वो तामझाम नॉर्मल वाला नहीं है। अब रस्सी पे लगने वाला टेंशन, टेंशन के लिए क्या करेंगे? ये एक रस्सी है जिसका नाम है AB। अरे हाँ ना, टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड थ्रू आउट द स्ट्रिंग, है ना। तो ये एक टेंशन लगा T, बट क्या आपके पास एक ही रस्सी है? एक और रस्सी है, तो उस रस्सी पे भी टेंशन आएगा। उस रस्सी का टेंशन मतलब यहां पर आना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? अलोंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स, राइट। एक टेंशन यहां पर भी तो आएगा। आर यू गेटिंग इट? क्या मैं इस टेंशन को भी T लिख सकता हूं? नहीं, ऊपर वाली रस्सी अलग है, नीचे वाली रस्सी अलग है, तो ऊपर के टेंशन को नाम दे दो T1, नीचे के टेंशन को हम नाम देंगे T2। डू यू गेट इट? पक्का? श्योर? लॉजिक क्या कहता है आपका कि किस तरफ बॉडीज ऊपर नीचे हिलेंगे? यहाँ पर 2 है तो क्या हुआ? ये तो 4 किलो है ना, ये आएगा नीचे। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है नीचे, तो ये दोनों एक्सेलरेट कहाँ पर होंगे? ऊपर। Are you getting it? If you look at 4 kg body, what do you say in terms of equation? आपका फॉर्मूला पता है ना? What are we using? F net is equal to ma। पहले लिखेंगे for 4 kg body, फिर लिखेंगे for 2 kg body, और फिर फाइनली for 1 kg body। चलो, tell me, if you look at 4 kg body, what equation will you write? 4 kg body
एक्सेलरेट हो रही है नीचे, मतलब 40 बढ़ा, 40 से T1 माइनस होगा, माइनस क्यों, अपोजिट डायरेक्शन, तो 40 माइनस T1 इज इक्वल टू 4a, इसको बोलो इक्वेशन 1, हाँ या ना। 2 किलो की बॉडी को देखो, अब कुछ नई कहानी है। 2 किलो की बॉडी कहाँ एक्सेलरेट हो रही है, मतलब कौन बड़ा, और T1 ऊपर है, ये कहाँ पर है, नीचे, अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो माइनस होगा, बट नीचे 2 लोग हैं, उन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना, तो वो दोनों आपस में ऐड होंगे, 20 प्लस T2, आर यू गेटिंग इट, इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन A, इक्वेशन 2। आ रहा है समझ में कि बाउंस हो रहा है, पक्का। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, टेल मी, 1 kg बॉडी, 1 kg बॉडी भी एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है, ऊपर, तो T2 बढ़ा या 10, तो क्या लिखोगे, T2 माइनस 10 इज इक्वल टू 1a, इक्वेशन नंबर 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, पक्का। हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू हैव, थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ खाली इसको, तो पहला है 40 माइनस T1 इज 4a, दूसरा क्या है T1 माइनस 20 माइनस T2 इज 2a, और तीसरा T2 माइनस 10 इज इक्वल टू 1a। तीनों इक्वेशन को एक साथ ऐड कर लो, तीनों इक्वेशन को एक साथ क्या करना है, ऐड करना है। व्हाट डू यू गेट व्हेन यू ऐड 3 इक्वेशंस टुगेदर, देखते हैं, ये है माइनस T1, ये है प्लस T1, ये कटेगा, ये है माइनस T2, ये है प्लस T2, ये भी तो कटेगा। यहाँ पर क्या है, 40 माइनस 20 इज 20, 20 माइनस 10 इज 10, मतलब आपके पास यहाँ पर सिर्फ बचा 10, और ये 4 और 2 6 और 1 7, कितना आया, 7 है। आपका एक्सेलरेशन कितना आया, 10/7, 1.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो पहले भी तो यही आंसर आया था, तो क्यों सेम आया, क्वेश्चन सेम ही तो है। वो पहले 4 किलो और 3 किलो था, अभी मैंने वही 3 किलो को स्प्लिट कर दिया है, तो जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी तो सेम ही आएगा। तो फिर ये सब क्यों किया नाटक स्प्लिट करने वाला, क्योंकि एक तो एक नया टाइप का क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्या, अब आपको ऊपर वाली रस्सी का टेंशन अलग मिलेगा, नीचे वाले रस्सी का टेंशन अलग मिल सकता है आपको। आर यू गेटिंग इट, कैसे, पुट एक्सेलरेशन का वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट a इज इक्वल टू 1.42 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाला तो आपको क्या मिलेगा, T1 मिलेगा, वो सब्स्टिट्यूशन करके आप देख लेना खुद से, करूँ मैं, ये कर लोगे ना। और दूसरा क्या कर सकते हो, पुट a इज इक्वल टू सेम 1.42 इन इक्वेशन नंबर 3 ऑल्सो, इक्वेशन 3, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, T2 भी मिल जाएगा। ये सब कॉपी करते वक्त आप लोग सॉल्व कर लेना T1 और T2 की वैल्यूज़। आ रहा है समझ में, सो दिस इज योर वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव ब्लॉक्स एंड द पुलिस। आ रहा है समझ में, इसमें कोई डाउट है किसी को, पक्का, श्योर, ओके। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए अभी, 5, फाइन, ओके। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट दिस, एक इस तरह से टेबल दिया हुआ है, एंड ऑन दिस टेबल देयर इज अ बॉडी 4 kg, और यहाँ पर एक बॉडी है 7 kg।
4 kg body and a 7 kg body. This is question number 6. Question number 7. Four kg body. Let's say here you have a 3 kg body, and this side you have a 5 kg body. दोनों क्वेश्चन थोड़े सिमिलर हैं, थोड़े डिफरेंट हैं. यहाँ पर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के द्वारा खींचा जा रहा है, वहाँ पे वही ब्लॉक दोनों तरफ एक एक ब्लॉक्स हैं, दोनों तरफ से उसको पुल हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? दोनों क्वेश्चन में आपका व्हाट आर दे आस्किंग? सेम, एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो, और कुछ नहीं. आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? चलो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं. तो जैसा मैंने पहले ही बोला, हम क्वेश्चन वाले डायग्राम में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे. ये आपका 4 किलो का बॉडी, ये पुली से गया, और ये आपका 7 किलो का बॉडी. ठीक है. व्हाट डू वी हैव नाउ? 4 kg बॉडी, वेट कितना आएगा? 40. बट ये तो सरफेस पे है ना 4 kg वाला, तो उसको क्या आएगा? नॉर्मल. 7 kg बॉडी 70, उसको ऊपर क्या आएगा? बट टेंशन तो रस्सी के दोनों तरफ से होता है. डिड यू गेट इट? 7 किलो के लिए जो रस्सी है वो वर्टिकल थी ना, तो वहां पर जो टेंशन बना वो वर्टिकल बना. 4 किलो का जो रस्सी है, 4 किलो के साथ बंधी हुई रस्सी, वो तो यहाँ से पुली से मुड़ गई ना, वो तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वहाँ पे टेंशन भी कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल. डू यू अंडरस्टैंड द फोर्सेस जो मैंने वहाँ पर ड्रॉ किया है? वापस एक बार, 4 किलो को 40, 7 किलो को 70. यहाँ पर इसके ऊपर नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल क्यों नहीं है? सरफेस भी तो नहीं है. यहाँ के ऊपर रस्सी है, वर्टिकल टेंशन. 4 kg की वहाँ पे रस्सी है, हॉरिजॉन्टल टेंशन. ये वाला टेंशन सेम या अलग अलग? सेम ना है, पूरा एक ही रस्सी है. आर यू गेटिंग इट? पक्का? ओके. अब इसके इक्वेशन लिखने से पहले यहाँ पर आ जाता है. डायग्राम तो बना ही सकते हैं ना हम. यहाँ पर क्या है? 4 किलो का बॉडी, करेक्ट. ये इस तरफ गया, एंड व्हाट डू यू हैव हियर? 3 kg बॉडी. व्हाट डू यू हैव हियर? 5 kg बॉडी, करेक्ट. क्या करेंगे बोलो? 4 kg का बॉडी, नीचे 40, ऊपर सरफेस है तो नॉर्मल. 5 किलो का बॉडी, नीचे 50, और 3 किलो का बॉडी, नीचे 30. हाँ या ना? यहाँ पर इसके ऊपर क्या आएगा? T1, और यहाँ पर भी T1. ये पूरा एक ही रस्सी है, वो अलग रस्सी आ गई. 3 किलो के ऊपर क्या है? T2, यहाँ पर T2. आ रहा है ये समझ में? वापस एक बार, 4 kg 40, 7 kg 70, 5 kg 50, 4 kg 40, 3 kg 30. सबका वेट बना लिया. फिर इस 4 kg के ऊपर सरफेस है, आई मीन इसके नीचे सरफेस थी तो नॉर्मल आया. यहाँ पर भी नीचे सरफेस थी तो नॉर्मल आया. इधर 7 को, इधर 5 को, और इधर 3 को. नीचे कोई सरफेस नहीं है, सरफेस नहीं है तो नॉर्मल नहीं आएगा. गेट इट? फिर यहाँ पे रस्सी है एक, तो टेंशन भी आया एक. यहाँ पे रस्सी कितनी है? ये एक और ये दो रस्सी, 2 टेंशन. डू यू गेट इट? क्या कहता है आपका लॉजिक? कौन सी बॉडी कहाँ पर जाएगी? इसको देखते हैं. 7 किलो का बॉडी, क्या लगता है आपको? तो इसका एक्सेलरेशन नीचे, और अब ये नीचे जाएगा तो डेफिनेटली 4 किलो का एक्सेलरेशन किधर होगा? राइट में ही तो होगा. अरे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? यहाँ पे इस तरफ 5 है, इस तरफ 3 है. क्या लगता है? 5 किलो का एक्सेलरेशन होगा नीचे,
मोशन लिख रहा हूँ ये मैं। अब ये अगर नीचे गया तो 4 किलो का बॉडी लेफ्ट में और 3 किलो का बॉडी ऊपर। हाँ, क्या आप ये डायग्राम समझ पा रहे हो? श्योर? इक्वेशन लिखेंगे F net equal to ma. Look at this 7 kg body. What will you write for 7 kg body? इक्वेशन बनाओ। एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, कौन बड़ा, 70 या t? क्या लिखोगे? 70 माइनस टी इज इक्वेशन 1, आया ना? अब आप देखोगे किसको, 4 kg बॉडी। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 kg के बॉडी पे फोर्सेस कितने हैं? यहाँ पर कितने थे? 2 थे, तो माइनस किया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट था। यहाँ पर कितने हैं? क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे? 90 डिग्री है तो पाइथागोरस करोगे, क्या करोगे? अलग अलग एक्सिस पे देखेंगे। 4 किलो को वाई एक्सिस पे देखा तो वो ऊपर नीचे तो नहीं जाने वाला। ऊपर नीचे नहीं जाने वाला मतलब क्या, वाई एक्सिस के फोर्सेस तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मतलब क्या, 4 किलो की बॉडी को मैं ये लिखूंगा यार कि ऊपर का जो नॉर्मल है ना वो तो 40 न्यूटन के बराबर ही है, इधर कुछ करना ही नहीं है। आपको देखना कहाँ पर है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, क्योंकि 4 किलो का बॉडी हिलेगा तो एक्स एक्सिस पे ना। अब ये वेर इज इट गोइंग टू द राइट, तो राइट की तरफ तो एक ही फोर्स है। कौन सा फोर्स है? आर यू गेटिंग इट? तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टेंशन। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको माइनस लिखना ही है तो -0 कर दो, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है ना। तो इस तरफ t, इस तरफ क्या, कुछ नहीं, तो t -0 कर दो। इज इक्वल टू क्या, m इंटू ए। m मतलब मास, मास कितना है बॉडी का, और एक्सेलरेशन a। 2 इक्वेशन आ गए। डू यू गेट इट? 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? ऐड 1 and 2। ऐड करोगे तो क्या आएगा बोलो, -c से +t कटेगा। 70 - 0 इज 70। 7 और 4 11। एक्सेलरेशन कितना, 70/11। 11 6 आर 66। 4 बचा 33। 7 बचा 66। एक्सेलरेशन 6.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस रस्सी को अगर यहाँ से काट दिया होता तो फ्री फॉल, फिर 7 किलो का बॉडी नीचे गिरेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एंड इन दैट केस ये 4 किलो उधर ही पड़ा रहता। ये कटेगा तो ये गिरेगा ना, ये तो टेबल पे है, वो क्यों गिरेगा? आर यू गेटिंग इट? बट हम फ्री फॉल नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो कंट्रोल्ड फॉल पढ़ रहे हैं ना। तो एक्सेलरेशन फ्री फॉल से हमेशा कम आएगा, 6.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू यू गेट इट? ओके। और क्या, यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखेंगे? लुक एट 5 kg बॉडी, टेल मी व्हाट इक्वेशन विल यू राइट? 5 kg के बॉडी को देखकर क्या इक्वेशन लिखोगे? 5 kg बॉडी 50, एक्सेलरेशन नीचे है मतलब 50 बड़ा, तो 50 माइनस t1 इज इक्वल टू 5a। इक्वेशन 1 आया ना? ओके। 3 किलो का लिख लेते हैं। चलो, एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर, मतलब कौन बड़ा, तो t2 माइनस इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अब आप देखो किसको, 4 किलो को। 4 किलो का बॉडी y एक्सिस पे तो नहीं हिल रहा ना, तो y एक्सिस के लिए आप यहाँ पे सीधा क्या लिख दो कि ये जो नॉर्मल है वो किसके बराबर है, तो n इज इक्वल टू 40 न्यूटन। दिस इज फॉर विच बॉडी? फॉर 4 kg बॉडी। ऊपर नीचे तो नहीं हिल रहा है यार, ये दोनों तो बराबर ही है। कहानी किसके बीच में है? एक्स एक्सिस के बीच में। वेयर इज द एक्सेलरेशन? टू द लेफ्ट। तो t1 बड़ा या t2 बड़ा? तो क्या लिखोगे? t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 4a। डिड यू अंडरस्टैंड क्यों t1 से t2 माइनस किया, t2 से t1 क्यों नहीं? एक्सेलरेशन किधर है? लेफ्ट में, तो कौन बड़ा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या करेंगे बोलो, t1 माइनस t2 इज 4 है। आपके पास 3 इक्वेशन आ गए, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे।
तीनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या पाओगे? तो पहले तो ये है -T1 और ये +T1 जो कटेगा, ये -T2 और ये +T2 ये भी कटेगा। क्या बचा तुम्हारे पास? ऊपर है 50 - 30 कितना? 20। 5 और 3 8 और 4 12, तो एक्सेलरेशन कितना? 20/12 is how much? This is same as 4 5s are and 4 3s are 5/3। कर लेना इसको, आगे छोड़ो, पक्का। और फिर क्या करोगे? पुट A is equal to 5/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाला तो आपको क्या मिलेगा? ये कर लोगे। और फिर वापस वही पुट A is equal to 5/3 इन इक्वेशन 2, तो आपको क्या मिलेगा? T2 मिल जाएगा। Did you understand all 7 questions of free body diagram? फ्री बॉडी डायग्राम के सारे टाइप्स अभी तक खत्म नहीं हुए, बट जितना पढ़ाया उतना समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का? श्योर? इसको अच्छे से लिख लो। वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू। सो आई होप यू वॉच्ड द एंटायर वीडियो and I also hope that you have understood everything. For more such conceptually detailed videos, keep following Prarambh Digital. Thank you.